तब आपको अभी बताए हैं, क्या बताए हैं, यानी वियोजन या अपघटन अभिक्रिया, यही ना। वियोजन या अपघटन अभिक्रिया के बारे में थोड़ा सा क्या कर लेते हैं, पहले समझ लेते हैं ना। वियोजन या अपघटन अभिक्रिया, इसके पहले हम बता दिए थे संयोजन या संश्लेषित अभिक्रिया। उसमें क्या बताए थे, संयोजन या संश्लेषित अभिक्रिया में अभिकारक जो होता है, अभिकारक एक से अधिक होना चाहिए, ठीक है। लेकिन क्या होना चाहिए, उत्पाद केवल एक होना चाहिए। संयोजन या संश्लेषित अभिक्रिया का क्या होना, मतलब सबसे इंपॉर्टेंट विशेषता है कि अभिकारक एक से अधिक होना चाहिए, ठीक है। लेकिन प्रतिफल केवल और केवल एक होना चाहिए। इसके बारे में तो हम बता चुके हैं। अब हम क्या, वियोजन या अपघटन अभिक्रिया है, अपघटन अभिक्रिया है। इसके बारे में आपको लिखा दिया है, समझिए पहले यहाँ पर अभिक्रिया है। वियोजन या अपघटन अभिक्रिया यानी डिकम्पोजिशन, DECOMPOSITION, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। तो वियोजन या अपघटन अभिक्रिया किसे कहते हैं, वियोजन या अपघटन अभिक्रिया है, देखिए सिंपल भाषा में समझिए, वह अभिक्रिया जिसमें क्या होता है, अभिकारक के बड़े अणु, अभिकारक के क्या होता है, अभिकारक के बड़े अणु टूटकर दो या दो से क्या करता है, अधिक मतलब यौगिक, सरल यौगिकों में विभक्त हो जाता है। अभिकारक जो होता है इसके बड़े अणु टूट जाता है इस अभिक्रिया में, और उसके बाद क्या हो जाता है, दो या दो से अधिक सरल यौगिक में क्या हो जाता है, विभक्त हो जाता है। और वो जो सरल यौगिक में विभक्त होगा तो उसका गुण क्या हो जाएगा, मूल यौगिक के गुण से क्या होना चाहिए, भिन्न होना चाहिए। इस तरीके से देखिए यहाँ पर, लेकिन एक बात समझना है कि इसमें क्या होता है, अभिक्रिया में क्या होता है, अभिकारक होता है और क्या होता है, प्रतिफल होता है। तो इसमें इस अभिक्रिया की खास विशेषता है, क्या खास विशेषता है कि अभिकारक कितना होना चाहिए, एक होना चाहिए। अभिकारक कितना होना चाहिए, एक होना चाहिए। और प्रतिफल क्या होगा, प्रतिफल एक से अधिक होगा। इस अभिक्रिया की खास विशेषता क्या है, अभिकारक क्या होना चाहिए, एक होना चाहिए, उसके बाद प्रतिफल एक से अधिक। तो यहाँ पर क्या कह सकते हैं, वह अभिक्रिया दूसरा शब्दों में हम परिभाषा लिख देते हैं। पहला में क्या होता है वो तो आप समझ गए कि बड़े यौगिक के बड़े अणु टूट जाता है और दो या दो से अधिक सरल यौगिकों में विभक्त हो जाता है। तो इसका दूसरा तरीका भी से भी परिभाषा लिख सकते हो, अभिक्रिया जिसमें एक अभिकारक का विखंडन से या अपघटन से अनेक उत्पाद का क्या होता है, निर्माण होता है, ठीक है। उसी परिभाषा को हम दूसरा शब्दों में लिख दिए हैं, ठीक है। इस अभिक्रिया की क्या खास विशेषता है, अभिकारक एक होना चाहिए और उसके बाद प्रतिफल एक से अधिक होगा, ठीक है। अब देखिए पहले अब किसका अपघटन करेंगे बताइए तो आप ही लोग, किसको ले, पहले कैल्शियम कार्बोनेट का अपघटन करके देखिए। कैल्शियम कार्बोनेट का हम पहले अपघटन कर देते हैं, CaCO3। किसका फॉर्मूला है, कैल्शियम कार्बोनेट। जब इसको गर्म किया जाता है तो किसमें टूट जाता है, कैल्शियम ऑक्साइड। उसके बाद क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड। ये गैस हो गया। तो इस तरीके से तीर का निशान ऊपर कर दीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर हम कैल्शियम, ये क्या है, कैल्शियम कार्बोनेट है, ये क्या है, कैल्शियम कार्बोनेट है कि नहीं है। जब इसको गर्म किए तो क्या हो गया, ये कैल्शियम ऑक्साइड में बदल गया। उसके बाद CO2 गैस का निर्माण हो गया कि नहीं हो गया। तो CO2 गैस का निर्माण, तो देखिए यहाँ पर क्या अभिकारक कितना है, इसमें अभिकारकों की संख्या कितना है इस अभिक्रिया में। अब प्रतिफल की संख्या बताइए, एक से अधिक मतलब दो कह सकते हैं, यही ना, दो से अधिक भी हो सकता है, तीन भी हो सकता है। तो इस अभिक्रिया का खास विशेषता क्या है, अभिकारक याद रखिएगा, अभिकारक एक, उसके बाद प्रतिफल अनेक। याद रखिएगा, इसको क्या कहा जाता है, कैल्शियम ऑक्साइड का दूसरा नाम क्या है, कली चूना। कैल्शियम ऑक्साइड का दूसरा नाम क्या है, कली चूना है। इस कली चूना का उपयोग क्या किया जाता है, सीमेंट बनाने में किया जाता है, याद रह जाएगा। चलिए दूसरा बताइए, दूसरा नंबर में हम किसको ले, दूसरा नंबर उदाहरण में हम क्या लेंगे,
पोटेशियम क्लोरेट लेते हैं ना, KClO3, ठीक है। जब इसको गर्म किए, गर्म करने का मतलब इसको अपघटन जब करेंगे क्या होगा, अपघटन करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, KCl और उसके बाद O2 मतलब ऑक्सीजन गैस। तो यहाँ पर देखिए बैलेंस कर दीजिए इसको। हालांकि यहाँ पर बैलेंस नहीं भी रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हम संतुलित असंतुलित नहीं ना समझा रहे हैं, हम तो यहाँ पर क्या समझा रहे हैं, अपघटन अभिक्रिया है। तो यहाँ पर देखिए ऑक्सीजन कितना है, यहाँ पर 2 गो है ना, तो यहाँ पर कितना 3 कर दीजिए। इस तरीके से यहाँ पर 3 दूना 6 हो गया। इधर देखिए यहाँ 3 गो है, ऑक्सीजन के परमाणु 3 ठो है, इसको 6 करना है तो इस तरीके से 2 दे दीजिए, अब तो हो गया। और 3 दूना 6, उधर भी 6 हो गया इस तरीका से यहाँ पर। लेकिन क्या हो गया, पोटेशियम क्लोराइड यहाँ पर 2 ठो होना चाहिए ना, तो बैलेंस भी हो गया। तो यहाँ पर क्या देख रहे हैं, अभिकारकों की संख्या, प्रतिफल क्या बना, पोटेशियम क्लोराइड और ऑक्सीजन गैस बना कि नहीं बना, पोटेशियम क्लोराइड और ऑक्सीजन गैस। तो इसमें भी क्या देख रहे हैं, अभिकारक कितना है इसमें, 1, प्रतिफल कितना बन गया, समझ में आया। इसको क्या कहा जाता है, पोटेशियम क्लोराइड कहा जाता है, ठीक है। तो इसको अभिक्रिया को भी याद रखना है कि अगर पोटेशियम क्लोराइड का विद्युत अपघटन कराने पर कौन सी गैस निकलती है, तो ऑक्सीजन गैस निकलती है, और क्या बनता है, तो पोटेशियम क्लोराइड का निर्माण होता है, होगा ना। तो यहाँ पर हमको क्या, इस अभिक्रिया को समझाने का खास मकसद क्या है कि अभिकारकों की संख्या देखना है। इसमें क्या है, 1 होना चाहिए, प्रतिफल क्या होना चाहिए, 1 से अधिक होना चाहिए। प्रतिफल से हमको कोई लेना देना नहीं है, लेकिन अभिकारकों की संख्या 1 होना चाहिए। दूसरा नंबर और कुछ ले लीजिए, जैसे हम क्या ले लेते हैं, फेरस सल्फेट FeSO4 ले लेते हैं। जब इसका अपघटन कराते हैं यानी गर्म कराते हैं तो किसका निर्माण होता है, Fe2, उसके बाद O3 ना, और उसके बाद क्या हो जाएगा, इसको फेरिक ऑक्साइड कहा जाता है। Fe2O3 को क्या कहा जाता है, फेरिक ऑक्साइड कहा जाता है। उसके बाद SO2 और उसके बाद SO2 और SO3, ठीक है, SO3 न होगा। तो यहाँ पर भी देखिए क्या है, अब इसको क्या कहते हैं, फेरस सल्फेट। इसको क्या कहते हैं, लिखना है तो लिख लीजिए, फेरस सल्फेट, ठीक है। लेकिन यहाँ पर इसको क्या कहते हैं, फेरिक ऑक्साइड। इसको क्या कहते हैं, फेरिक ऑक्साइड। इसको सल्फर डाइऑक्साइड, इसको सल्फर ट्राइऑक्साइड। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, 2 गो रहता है ऑक्सीजन तो सल्फर डाइऑक्साइड, और 3 गो ऑक्सीजन हो गया तो सल्फर ट्राइऑक्साइड, ठीक है। तो याद रखिएगा, फेरस सल्फेट को जब क्या करते हैं, अपघटन कराते हैं तो फेरिक ऑक्साइड का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है, इसको भी याद रखना है, और साथ में अभिक्रिया को भी समझना है। उसके बाद SO2 और SO3 का निर्माण हुआ कि नहीं हुआ। तो यहाँ पर आप क्या देख रहे हैं, सबसे इंपॉर्टेंट चीज यही ना देखना है कि अभिकारकों की संख्या कितना है यहाँ पर, प्रतिफल क्या है, 1 से अधिक है, ठीक है। तो प्रतिफल कितना होना चाहिए, 2, 3, 4, 5 कुछ भी होना चाहिए, ठीक है। लेकिन अभिकारकों की संख्या कितना होना चाहिए। तो इस प्रकार आप क्या समझ लिए, वियोजन या अपघटन अभिक्रिया को समझे, वियोजन या अपघटन अभिक्रिया को समझे। लेकिन एक बात पर ध्यान दीजिए, संयोजन जो पढ़ रहे थे, संयोजन या संश्लेषित अभिक्रिया, तो उसमें 2 गो अभिकारक मिल करके क्या किसका, एक प्रतिफल का निर्माण कर रहा है। तो बताइए, तो उसका उल्टा नहीं लग रहा है, उल्टा लग रहा है, संयोजन या वियोजन अभिक्रिया का उल्टा लग रहा है। उसमें 1 ठो प्रतिफल का निर्माण हो रहा था, इसमें एक अभिकारक से अनेक प्रतिफल का निर्माण, ठीक है। तो इसका मतलब क्या कह सकते हैं, मतलब अपघटन अभिक्रिया संयोजन या संश्लेषित अभिक्रिया के विपरीत है, नहीं कह सकते, एक दूसरा के विपरीत है ना। इसको भी याद रखिएगा, अपघटन अभिक्रियाएं क्या है, संयोजन या संश्लेषित अभिक्रियाएं के क्या है, विपरीत है कि नहीं। उसमें 1 तो प्रतिफल का निर्माण हो रहा था, इसमें 1 प्रतिफल से एक मतलब अभिकारक से अनेक प्रतिफल का निर्माण कर रहे हैं। एक बात और समझ लीजिए, आपको क्वेश्चन आ जाएगा कि वियोजन या अपघटन अभिक्रिया की प्रकृति कैसी होती है, वियोजन या अपघटन अभिक्रिया की प्रकृति कैसी होती है। तो देखिए, इस अभिक्रिया में बता सकते हैं प्रकृति मतलब आप उष्मा शोषी होगा कि उष्मा क्षेपी होगा, बता सकते हैं, उष्मा क्षेपी होगा कि उष्मा शोषी होगा। इस पूरे अभिक्रिया को देखिए, 3 गो रिएक्शन को देख करके आप बता सकते हैं, इस 3 गो रिएक्शन है उष्मा शोषी है कि उष्मा क्या होगा। इधर से बताओ लड़का सब, तुम लोग बताओ, उष्मा क्षेपी होगा कि उष्मा शोषी होगा, उष्मा शोषी होगा।
क्योंकि आप गर्म कर रहे हैं ना, यहाँ पर आप गर्म कर किया है ना, इसको भी गर्म किया है, इसको भी गर्म किया है कि नहीं किए। जब गर्म करेंगे तो अभिक्रिया को ऊष्मा मिल रहा है, जब अभिक्रिया को ऊष्मा मिल रहा है तो इसका मतलब अभिक्रिया ऊष्मा अवशोषित कर रहा है। जब अभिक्रिया ऊष्मा अवशोषित कर रहा है तो उसको क्या कहिएगा, ऊष्मा शोषी अभिक्रिया कहिएगा ना। तो इस तरीका से आपको कहेगा कि संयोजन या अपघटन अभिक्रिया की प्रकृति कैसी होती है, ऊष्मा क्षेपी की ऊष्मा शोषी, तो क्या बताइएगा, क्या हो जाएगा, ऊष्मा शोषी होता है। इसीलिए इसको क्या कहा जाता है, ऊष्मीय अपघटन अभिक्रियाएं। क्या कहा जाता है, ऊष्मीय अपघटन अभिक्रियाएं। समझ में आया, क्योंकि ऊष्मा के प्रभाव से अभिक्रिया करा रहे हैं, क्योंकि ऊष्मा के प्रभाव, गर्म कर रहे हैं तो ऊष्मा दे रहे हैं, ऊष्मा के प्रभाव से अभिक्रिया करा रहे हैं कि नहीं करा रहे हैं। तो इस तरीके से आप क्या कहिएगा, इसके बारे में लिखा चुके हैं, नहीं लिखाए हैं कि ये क्या होता है, इस अभिक्रिया की प्रकृति कैसी होती है। इस अभिक्रिया को ऊष्मीय अपघटन अभिक्रिया के नाम से जाना जाता है। क्यों जाना जाता है, अगर आपसे कोई पूछ दे, एग्जाम में ही आ जाएगा, तो क्या कहिएगा, बताइए। क्योंकि इस अभिक्रिया में क्या कर रहे हैं, ऊष्मा देना पड़ रहा है। या ऊष्मा कैसे देना पड़ रहा है, यानी गर्म कर रहे हैं। इस अभिक्रिया को गर्म कर रहे हैं तो ऊष्मा मिलेगा कि नहीं मिलेगा अभिक्रिया को। इस तरीके से इस अभिक्रिया की प्रकृति कैसी होती है, ऊष्मा शोषी होती है। इस अभिक्रिया को ऊष्मीय अपघटन अभिक्रिया के भी नाम से जाना जाता है। यहाँ तक समझ में आ गया होगा, आया कि नहीं आया। चलिए इसको मिटा करके अब अगला अभिक्रिया पर है। और कुछ बचा है इसमें, नहीं बचा है, ये उसमें और थोड़ा सा क्या ध्यान दे देना है कि इसका जो कैल्शियम ऑक्साइड, इसको क्या कहा जाता है, कली चूना कहा जाता है। कहा जाता है कि नहीं कहा जाता है। और उसके बाद इसको गर्म किए, मतलब क्या होता है, इसका उपयोग गर्म नहीं, सीमेंट बनाने में किया जाता है। यहाँ तक समझ में आ गया होगा। चलिए अब दूसरा अभिक्रिया देखते हैं। यहाँ तक किसी को प्रॉब्लम है, नहीं ना प्रॉब्लम। तीसरा नंबर में कौन सा अभिक्रिया बताए हैं, बताइए आप लोग। विद्युत अपघटन अभिक्रियाएं। क्या लिखा है, विद्युत अपघटन अभिक्रियाएं, विद्युत अपघटन अभिक्रियाएं, अपघटन अभिक्रियाएं, विद्युत अपघटन अभिक्रियाएं। इसको क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोलाइसिस, ELELYSIS, इलेक्ट्रोलाइसिस रिएक्शन। अपघटन, इलेक्ट्रोलाइसिस डिकम्पोजिशन भी कह सकते हैं, या इलेक्ट्रोलाइसिस रिएक्शन, इसको समझिए। अब देखिए इस अभिक्रिया में क्या होता है, इस अभिक्रिया में क्या होता है, बता सकते हैं कुछ। इस अभिक्रिया में क्या होता है, बोलिए। इसमें क्या किया जाता है, धातु के द्रवित ऑक्साइड एवं क्लोराइड से होकर क्या किया जाता है, धातु के द्रवित, धातु के द्रवित ऑक्साइड एवं क्लोराइड से, ऑक्साइड एवं क्लोराइड से होकर, क्लोराइड से होकर होकर क्या किया जाता है, विद्युत धारा प्रवाहित, विद्युत धारा प्रवाहित करने पर वे क्या हो जाता है, अपघटित, अपघटित होकर धातु कैथोड पर, अपघटित होकर के क्या होता है, धातु कैथोड पर, अपघटित होकर धातु क्या हो जाता है, धातु कैथोड पर एवं ऑक्सीजन या क्लोरीन गैस, ऑक्सीजन या क्लोरीन गैस एनोड पर क्या होता है, मुक्त हो जाता है, एनोड पर मुक्त हो जाता है, यही ना। तो सबसे पहले अभी एक अपघटन कराते हैं, सब यही ना। तो सोडियम क्लोराइड का द्रवित सोडियम क्लोराइड को पहले क्या कराते हैं, अपघटन कराते हैं, द्रवित सोडियम क्लोराइड को, द्रवित सोडियम क्लोराइड, क्लोराइड का विद्युत अपघटन, विद्युत अपघटन।
द्रवित सोडियम क्लोराइड का क्या करते हैं, विद्युत अपघटन कराते हैं। देखिए यहाँ पर सोडियम क्लोराइड का फॉर्मूला क्या होता है, पता है, NaCl। जब इस द्रवित सोडियम क्लोराइड से होकर किस विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे, क्या करेंगे, विद्युत धारा जब प्रवाहित किया जाता है तो क्या किसका निर्माण होता है, सोडियम धातु का, और उसके बाद किसका, क्लोरीन गैस निकलती है, सोडियम धातु और क्लोरीन। अब इसको क्या करना है, संतुलित करना है तो कर दीजिए, नहीं करना है तो कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर हम क्या समझ रहे हैं, विद्युत अपघटन कर दीजिए। यहाँ पर Cl2 है, लेकिन यहाँ पर तो एक Cl है ना, इस तरीके से यहाँ पर 2 दे दीजिए, यहाँ पर 2 दे दीजिए, ये संतुलित भी हो जाएगा। अब ध्यान से समझिए, ये क्या है, द्रवित अवस्था में है, सोडियम क्लोराइड क्या है, द्रवित अवस्था में है। जैसे ही इस तरीके से देखिए, एक होता है, एक बर्तन बना लेते हैं इस तरीके से, इसमें 2 ठो इलेक्ट्रोड होता है, क्या होता है, 2 ठो इलेक्ट्रोड होता है, एक पॉजिटिव इलेक्ट्रोड, इसको एनोड कहिए, इसको क्या कहिए, कैथोड कहिए, ठीक है, इसको एनोड कहिए, इसको कैथोड कहिए। कैथोड वाला ये प्लस वाला होता है, एनोड वाला क्या होता है, माइनस वाला। कैथोड वाला क्या होता है, प्लस वाला होता है, एनोड वाला क्या होता है, ठीक है। अब जिसका इसमें क्या करना है, जिसका मतलब विद्युत अपघटन करना है, उसके विलयन को इसमें क्या कीजिए, उसके विलयन को इसमें डाल दीजिए, ठीक है, उसके विलयन को इसमें क्या कीजिए, डाल दीजिए। अब इस तरीके से इसको बैटरी से जोड़ दीजिए, इस तरीके से इसको क्या कर कीजिएगा, इस तरीके से यहाँ पर इस तरीके से बैटरी से इसको जोड़ दीजिए, बैटरी, क्योंकि विद्युत धारा प्रवाहित जब करेंगे तब जोड़ना पड़ेगा, बैटरी जोड़ना पड़ेगा। तो इस तरीके से यहाँ पर बैटरी जोड़ दीजिए, बैटरी से, ठीक है। विद्युत धारा, इसको जैसे ही विद्युत धारा प्रवाहित कराते हैं तो क्या होता है, ये इसमें NaCl का क्या है, विलयन है, NaCl का क्या है, विलयन है, ठीक है। जैसे ही इस विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित होगा, उस क्या हो जाएगा, इसमें दो गो चीज का निर्माण होगा, सोडियम का और क्लोरीन का निर्माण होगा, सोडियम का निर्माण होगा और क्लोरीन का। अब देखिए सोडियम क्या है, धातु है, सोडियम धातु है, और क्लोरीन क्या है, ये गैस है, अधातु होगा। क्लोरीन क्या है, ये गैस है, अधातु होगा। ध्यान, यहाँ पर ध्यान देने की बात यह है कि जैसे सोडियम क्लोराइड का विद्युत अपघटन कराए तो धातु किस पर, धातु कहां पर आ जाएगा, इस पर जमा हो जाएगा, कैथोड पर। धातु किस पर आकर के जमा हो जाएगा, कैथोड पर जमा हो जाएगा, ठीक है। और उसके बाद जो अधातु है, यानी इसमें अधातु क्लोरीन है, क्लोरीन है, तो यहाँ पर ये क्लोरीन गैस कहां पर हो जाएगा, एनोड पर हो जाएगा। क्लोरीन गैस कहां पर जाकर के जमा हो जाएगा, एनोड पर जमा हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पर हम क्या गलत लिख दिए है, कैथोड को कहा जाता है ऋणात्मक होता है, ये यही तो हम कर रहे हैं। एनोड क्या होता है, एनोड होता है पॉजिटिव होता है, ठीक है। एनोड क्या होता है, पॉजिटिव होता है। इस तरीका से देखिए, ये यहाँ पर क्लोरीन है ना, क्लोरीन है तो ये अधातु हुआ, इस पर आवेश है, ऋण आवेश रहता है। क्लोरीन पर क्या होता है, अधातु होता है, ऋण आवेश होता है, तो ये ऋण आवेश क्या होता है, पॉजिटिव की ओर आकर्षित होता है। पॉजिटिव बताइए, पॉजिटिव मतलब एनोड है ना, ये एनोड है, तो देखिए उल्टा होता है। समान आवेश एक दूसरे को क्या करते हैं, एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, हटाते हैं, लेकिन विपरीत आवेश एक दूसरे को क्या करते हैं, आकर्षित करते हैं। याद रखिएगा, समान आवेश एक दूसरे को हटाते हैं, यानी प्रतिकर्षित करते हैं, और उसके बाद विपरीत आवेश एक दूसरे को क्या करते हैं, आकर्षित करते हैं। विपरीत आवेश एक दूसरे को क्या करते हैं, आकर्षित करते हैं। तो देखिए, ये जितना भी अधातु है, ये क्या है, ये ऋणात्मक होता है, क्या होता है, ऋण आवेश होता है उस पर, तो ये किधर जाएगा, प्लस की ओर। एनोड रहता है धनात्मक, ठीक है, एनोड क्या होता है, धनात्मक होता है। तो देखिए माइनस ऋणात्मक वाला किस पर जाएगा, ये मतलब प्लस, मतलब एनोड पर, और उसके बाद ये पॉजिटिव होता है। धातु जो होता है, धातु ये क्या होता है, धातु पर धन आवेश होता है, तो ये ऋण की ओर आकर्षित होगा ना, तो विपरीत हुआ, प्लस वाला माइनस की ओर, माइनस वाला प्लस की ओर। तो क्वेश्चन आएगा कि जब सोडियम क्लोराइड के द्रवित सोडियम क्लोराइड का विद्युत अपघटन किया जाता है, तो सोडियम कहां पर, कैथोड पर। सोडियम कहां पर, इस बात को हम पूछेंगे अगली क्लास में, ठीक है। सोडियम कहां पर, क्लोरीन गैस कहां पर, इस तरीके से आप समझ गए। अब दूसरा हम उदाहरण लेते हैं, इसको मिटा दे। यहाँ पर क्या किए हैं, यहाँ पर विद्युत अपघटन कराए हैं, ठीक है, विद्युत धारा के माध्यम से। इस तरीके से चलिए, अब बताइए तो फिर किसका अपघटन करना है, द्रवित एल्युमिनियम ऑक्साइड को एक बार देख लेते हैं। दूसरा उदाहरण हम देख लेते हैं, द्रवित एल्युमिनियम ऑक्साइड।
ऑक्साइड, द्रवित एल्युमिनियम ऑक्साइड का विद्युत अपघटन, विद्युत अपघटन। ठीक है, अब देखिए द्रवित एल्युमिनियम ऑक्साइड क्या होता है, फॉर्मूला इसका Al2O3। ठीक है, और जब इससे होकर विद्युत धारा प्रवाहित किया जाता है, विद्युत धारा प्रवाहित किया जाता है तो क्या होगा। अब देखिए यहाँ पर भी देखिए ये एल्युमिनियम है ना, यहाँ पर ये धातु है, ये क्या है, अधातु है। तो इसका मतलब धातु और अधातु के बीच ये अभिक्रिया होगा, होगा कि नहीं होगा। धातु और अधातु अगर नहीं रहेगा तो फिर अभिक्रिया होगा, अभिक्रिया नहीं होगा। तो याद रखिएगा इसके ये यौगिक जो है ना, इस यौगिक में धातु और क्या होना चाहिए, धातु और अधातु दोनों होना चाहिए, क्योंकि जानबे करते हैं धातु धनायन होता है और धातु ऋणायन होता है। तो जब विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे तो उधर भी 2 इलेक्ट्रोड रहता है, धनायन और ऋणायन। ऋणायन वाला कैथोड और धनायन वाला क्या होता है, एनोड होता है ना। तो इस तरीके से जब वो यहाँ पर एल्युमिनियम है, बताइए इसको विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे तो क्या हो जाएगा, एल्युमिनियम अलग हो जाएगा और उसके बाद ऑक्सीजन गैस अलग हो जाएगा। ठीक है, होगा कि नहीं होगा, एल्युमिनियम क्या हो जाएगा, अलग बन जाएगा। अब देखिए इसको बैलेंस कर दीजिए, यहाँ पर 3 दे दीजिए और यहाँ पर क्या दे दीजिएगा, 2 दे दीजिए। ठीक है, अब देखिए एल्युमिनियम 2 दूना 4 हो गया, यहाँ पर है ना, यहाँ पर 4 रख दीजिए। अब देखिए यहाँ पर ऑक्सीजन कितना, तो 3 दूना 6, तो यहाँ पर भी 3 दूना 6। इस तरीके से बैलेंस भी हो गया। तो जैसे ही एल्युमिनियम ऑक्साइड से होकर विद्युत धारा पर द्रवित एल्युमिनियम ऑक्साइड का विद्युत अपघटन करेंगे तो धातु वाला कहां पर चले जाएगा, कैथोड पर। धातु कहां चले जाएगा, कैथोड पर। ये अधातु है ना, तो ये एनोड पर मुक्त हो जाएगा, और धातु कहां पर, एनोड पर। इस तरीका से लास्ट उदाहरण देखिए, जल का विद्युत अपघटन कराते हैं, जल का विद्युत अपघटन कराते हैं, विद्युत अपघटन। जल का विद्युत अपघटन करेंगे तो बताइए इसमें क्या हो जाएगा, जल का विद्युत अपघटन करेंगे तो जल का क्या होता है, फॉर्मूला H2O होता है। जब इससे होकर विद्युत धारा प्रवाहित किया जाता है तो क्या हो जाएगा, जब इससे होकर विद्युत धारा प्रवाहित किया जाएगा तो यहाँ पर किसका निर्माण होगा, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस का निर्माण होगा ना। बैलेंस कर दीजिए, यहाँ पर O कितना होना चाहिए, 2। तो इस तरीके से वहां पर O 2 कर दीजिए। अब बैलेंस हो गया कि नहीं हो गया, यहाँ पर भी 2 दे दीजिए। तो अब देखिए इससे क्वेश्चन क्या होगा कि जल का विद्युत अपघटन करने पर हाइड्रोजन गैस कहाँ मुक्त होता है, जल का विद्युत अपघटन करने पर हाइड्रोजन गैस कहाँ मुक्त होता है और ऑक्सीजन गैस कहाँ पर मुक्त होता है, बता सकते हैं। हाइड्रोजन गैस, हालांकि ये देखिए हाइड्रोजन अधातु होता है, हाइड्रोजन क्या होता है, अधातु होता है। लेकिन ये आगे बताएंगे, इसमें दोनों का गुण होता है। कभी कभी ये धातु की तरह व्यवहार करने लगता है, कभी कभी ये अधातु की तरह व्यवहार करने लगता है। तो यहाँ पर ये धनायन की तरह यहाँ पर व्यवहार करेगा। तो बताइए धनायन कहाँ पर मुक्त होगा, धनायन कहाँ पर होगा मुक्त, तो यहाँ पर कैथोड पर हो जाएगा। और उसके बाद ये अधातु है ऑक्सीजन, ये कहाँ पर मुक्त होगा, एनोड पर मुक्त होगा। तो सबसे यहाँ पर जरूरी चीज को ये समझना है, आपसे ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन पूछ देगा कि जल का विद्युत अपघटन जब कराया जाता है, जल का विद्युत अपघटन कराया जाता है तो हाइड्रोजन गैस कहाँ मुक्त होता है, हाइड्रोजन क्या हो जाएगा, यहाँ पर धनायन की तरह व्यवहार करेगा, धनायन। तो धनायन वाला कैथोड पर, क्योंकि कैथोड ऋणायन इलेक्ट्रोड है, तो धनायन वाला ऋणायन की ओर आकर्षित होगा कि नहीं। आप तो जानबे करते हैं समान आवेश क्या करता है, एक दूसरे को प्रतिकर्षित कर देता है, हटा देता है। तो लेकिन विपरीत आवेश होना चाहिए। एनोड कैसा आवेश है, धनायन है ना, ये अधातु है ऑक्सीजन, अधातु ऑक्सीजन है तो ऋणायन होगा। फिर ऋणायन वाला कहाँ जाएगा, ऋणायन वाला कहाँ जाएगा, धनायन पर जाएगा। तो इस तरीका से आपको हम पूछेंगे कि जब एल्युमिनियम द्रवित एल्युमिनियम ऑक्साइड का विद्युत अपघटन कराए थे तो एल्युमिनियम कहाँ पर मुक्त हुआ था, तो आपको बोलना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद हम कहेंगे ऑक्सीजन गैस कहाँ पर मुक्त हुआ था। ठीक है, तो जितना भी रिएक्शन आपको बताते हैं, इस रिएक्शन को भी घर पे जाकर के एक बार देखा कीजिए। ठीक है, मिलते हैं तब अगले क्लास में।